बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सारे लोग जानते हैं कि आज 9 जून है। पूरी जो है वो बस्ती में या पूरे मुल्क में सूरज कहर बरसा रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और दिन है सोमवार का। कुछ ताज़ा तरीन खबरें और नया वीलॉग। लेकिन उससे पहले एक मोहतरम व्यूअर ने सवाल किया है कि डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क के दरमियान असल तनाज़ा क्या है। तो मैं ये मुख्तसरन बयान करूँगा। असल में जो एलोन मस्क को एक इदारा बनाया गया डॉज और उसका सरबराह बनाया गया। उस इदारे का मकसद ये था कि सरकारी अखराजात वो कम से कम किए जाएं। ठीक है जी। उसके बाद एलोन मस्क ने सरकारी जो इदारे थे और जो उनके शोबे थे उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो मुदाखलत शुरू कर दी। मैंने आपको मिसाल दी थी अलीम खान और जहांगीर तरीन की कि इनके जहन में था कि इमरान खान जीतेगा तो पाकिस्तान हमारी चरागाह होगी। ये थोड़ा सा एलोन मस्क के भी जहन में था। उसने बहुत ज़्यादा मुदाखलत की। वो इस तरह वाइट हाउस आता जाता कि एक दफ़ा वो एयरफोर्स वन में भी घुस गया। एयरफोर्स वन वो जहाज़ है जो अमरीकी सदर और उसकी फैमिली के लिए होता है। ये प्रोटोकॉल का तकादा है। बहरहाल अब जो ताज़ा तरीन जो है वो मसला बना, वो ये मसला बना कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सब्सिडी टेस्ला पे और एक्स पे और उसका जो ड्रैगन तैयार हो रहा है खला के लिए, उस पर बहुत ज़्यादा वफाकी हुकूमत सब्सिडी दे रही है। और ये जो बाइडन के दौर में भी दी जा रही थी कि ठीक है जी इतने लोग जो है वो काम कर रहे हैं और दुनिया में अमेरिका का नाम हो रहा है। तो एक बिल की तैयारी शुरू हुई है जिसमें वो सब्सिडी बिल्कुल तो ख़त्म नहीं की जा रही लेकिन कम की जा रही है। असल जो प्रॉब्लम खड़ा हुआ ना वो इस बिल से खड़ा हुआ कि जी वो जो सब्सिडियाँ मिल रही हैं, आप देखते नहीं कि यहाँ चीनी पे कितनी सब्सिडी मिलती है और चीनी है किसकी। यानी डॉट कनेक्टिंग करें ना, बिल्कुल वही जो है ना वो हाल हुआ है। बहरहाल इसमें अगर आप देखें तो ज़्यादा कसूर जो है वो मेरी ज़ाती राय में वो एलोन मस्क का ज़्यादा है। एलोन मस्क ने पैसे लगाए, डॉलर लगाए कंपेन पे, कोई शक नहीं है, अरबों डॉलर लगाए, लेकिन वो समझता था कि डोनाल्ड ट्रंप सदर बनेगा तो ट्रंप सदर नहीं होगा बल्कि एलोन मस्क खुद सदर होगा। उस बिल से मामलात शुरू हुए और अब मामलात वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जो है वो पहुंच गए हैं। तो ये मैंने कहा कि अपने भाई को थोड़ा सा जो है ना मैं वो वजाहत दे दूं कि वो बिल इनके दरमियान जो है वो मसला बना है। उसके बाद जो अगली ख़तरनाक खबर है यानी हम सब मुसलमानों के लिए, वो खबर ये है कि इजराइल ने अपना नया जो है वो नक्शा जारी किया है और उस नक्शे में उर्दन शामिल है, उस नक्शे में शाम शामिल है, उस नक्शे में लबनान शामिल है और हत्ता के उस नक्शे में सऊदीया के भी कुछ इलाके शामिल हैं। गिनो मज़े, ये घिने मज़े मोहम्मद बिन सलमान जो दूसरे जो है ना वो मुसलमान मुल्कों को कायल करने की कोशिश कर रहा है कि इजराइल को तस्लीम करें। बहरहाल ये उन्होंने नया नक्शा जारी कर दिया है जिस पर अरब मुल्कों ने एहतजाज किया है। आप अंदाज़ा करें सदियों से, आप 1400 साल पीछे चले जाएं, ये इलाके वो मुसलमानों के थे, ये पैगम्बरों की सरजमीनें थीं, ये अहले बैत की सरजमीनें थीं। लेकिन अब इजराइल, मैंने कल भी जिक्र किया था, बहुत कम लोगों ने वीलॉग देखा है कि असल प्रॉब्लम है फतेह खैबर। उनको खैबर नहीं भूल रहा जो है ना वो, इस वजह से वो सारी चीज़ें जो है उसका बदला जो है वो ले रहे हैं और इन ममालिक को शामिल किया है अपने नक्शे में। एक दिलचस्प खबर है पाकिस्तान से और वो खबर ये है कि इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जारी हुआ है जिसमें शहबाज और पाकिस्तान की जो हसीना वाजिद है मुख्यमंत्री, उन्होंने फील्ड मार्शल साहब का भुरकस निकाल दिया है क्योंकि फील्ड मार्शल साहब को कहा गया कि इमरान खान को जेल में रखें, ये बड़े तजर्बाकार हैं, ये बड़े ठग हैं, ये बड़े नौसरबाज हैं, इनके बड़े कारखाने हैं और ये कारोबार कर सकते हैं। पाकिस्तान की सरमायाकारी पत्नी कहाँ पहुँच जाएगी, पाकिस्तान को ताइवान बना देंगे। तो इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट ने जो है वो भुरकस निकाल दिया है फील्ड मार्शल साहब का, क्योंकि इनको वही लाए थे। और उसमें जो एक चीज़ ने तरक्की की है, इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट अभी आपके सामने रखता हूँ, लेकिन दिलचस्प खबर यह है कि तरक्की पता है किस में दिखाई गई है, मजबा खान ने।
مذبح خانوں نے ترقی کی ہے جہاں پہ جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے. میرا خیال ہے جتنے انسانوں کو ذبح کیا گیا ان 3 سالوں میں تو شاید اس وجہ سے یہ مذبح خانے جو ہے یہ ترقی کر گئے، ورنہ جانور تو ہمارے پاس اتنے نہیں ہیں، یا لوگ اتنا گوشت خور تو نہیں ہیں. مذبح خانوں نے ترقی کی ہے. اقتصادی جو ہے نا رپورٹ کے مطابق جو کچھ انسانوں کے ساتھ کیا گیا، شیخ رشید کو آپ عید والے دن روتا دیکھتے، چیختا دیکھتے، کیونکہ لوگوں کی زندگیاں اجاڑ دی گئی، لوگوں کے خواب توڑ دیے گئے، لوگوں کے گھر توڑ دیے گئے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان 3 سالوں کی جب کسی نے کتاب لکھی نا، لوگ تاتاریوں کو یاد کریں گے، لوگ جو ہے وہ یاد کریں گے جو ہے نا وہ ہٹلر کو. یقین کریں کہ انہوں نے سیاسی مخالفین کے ساتھ کیا کیا تھا، وہی کچھ جو ہے وہ ان 3 سالوں میں ہوا. بہرحال آپ کو مبارک ہو، مذبح خانوں نے جو ہے وہ ترقی کی ہے. اب اس اقتصادی رپورٹ، وہ جو پہلی لائن ہے نا کہ دوسری لائن کہ حسینہ واجد اور شہباز شریف کو بڑے شوق سے لایا گیا، انہوں نے کس طرح بھرکس نکالا ہے فیلڈ مارشل صاحب اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا. یہ وہ لائن ہے، یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا 45% جو ہے نا وہ لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، 46.7% کہا جا رہا ہے، لیکن اب مزید اس کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے. ان 45% میں 16% ایسے لوگ ہیں جو اس غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہیں اور جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، اور ان کی کل تعداد بنتی ہے 16% کے حساب سے 4 کروڑ. 4 کروڑ لوگوں کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، 2 وقت کا. یہ ان یعنی 46% تو وہ ہو گئے نا 11 کروڑ جو خط غربت سے نیچے چلے گئے، ان میں آگے 16% ایسے ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہے. یہ اقتصادی رپورٹ کہہ رہی ہے. اس کے بعد کپاس میں جو کمی آئی ہے پیداوار میں وہ ہے 34%. میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کپڑے اور کپڑے کی مصنوعات یا دھاگے کے لیے آپ نے تیار رہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا جس سے ہم اپنا تن ڈھانپتے ہیں. 34% کپاس، 15% مکئی، 9% گندم یہ کم ہوئی ہے، ان کی پیداوار کم ہوئی ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ 8 فروری کو کس کو لایا گیا اور بندوق کے زور پہ لایا گیا، زور سے لایا گیا، اور 6.2 پہ یہ ملک ترقی کر رہا تھا. اس حکومت کو گھر بھیجا گیا اور مکمل تیار شدہ فصل میں، گنے میں، تیار گنوں میں سور چھوڑے گئے. جب سور چھوڑے جائیں تیار فصلوں میں تو یہی ہوتا ہے. اگلی خبر سنیں. اگلی خبر یہ ہے کہ FBR نے جتنا ٹیکس اکٹھا کیا ہے اس کا 85% وہ سود جو ہے اس میں ادا کیا جا رہا ہے. سود میں کھلی جنگ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے نبی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. جتنا صرف 490 ارب تو تنخواہ داروں سے لیا ہے، 490 ارب، اور باقی پورے ملک سے وہ 85% وہ سود ہم نے دینا ہے اس بجٹ میں، وہ جو ٹیکس اکٹھا کیا ہے. اس کے بعد صنعت مکمل طور پہ تباہ ہو گئی ہے. عمران خان کے دور میں فیصل آباد میں نمائندے گئے اور وہ ملوں والے کہتے تھے کہ ہنرمند جو افراد ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہے، اور 3 شفٹیں جو ہے وہ چل رہی ہیں. یہ صنعت تباہ ہو گئی. اس کے بعد زراعت تباہ ہو گئی. زراعت کا بھی آپ کو بتایا ہے. اس دفعہ منڈیوں کی صورتحال یہ تھی کہ کہا جا رہا ہے تقریباً 16% جو بیوپاری تھے وہ اپنے جانور واپس لے کر گئے، اور روتے ہوئے واپس لے کر گئے کہ جی ہم نے 1 لاکھ روپیہ اور 1.5 لاکھ روپیہ کرایہ دیا، جانوروں کو ہم یہاں پہ لے کے آئے، کچھ بکے کچھ نہیں بکے، اب پھر ہمیں کرایہ پڑ رہا ہے. تو ظاہر ہے وہ بھی زراعت سے وابستہ ہیں، وہ بھی کسان ہیں. زراعت تباہ، صنعت تباہ. آگے دیکھیں آگے کیا ہوا. آگے یہ ہوا کہ اس میں جو بڑی صنعتیں تھیں وہ 1.5% سکڑ گئیں، 1.5% سکڑ گئیں، بند ہو گئیں. مہنگی بجلی، مہنگی گیس اس کی اور ٹیکسز اس کی وجہ سے جو ہے وہ سکڑ گئیں. اب اگلی خبر دیکھیں. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، یہ حکومت نے رپورٹ تیار کی ہے، صحافی نے نہیں. یہ اقتصادی رپورٹ ہے، اویلیبل ہے اس پہ ویب سائٹ پہ. سب سے جو بہترین کارکردگی رہی ہے وہ رہی ہے KPK کی، سب سے بہترین کارکردگی.
प्लस में जो बजट रहा है वो KPK का रहा है, यानी जिसने अखराजात कम किए हैं और कमाया ज्यादा है, पहले नंबर पे। और हम सिंध पे बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं, मैं खासकर बहुत ज्यादा तनकीद करता हूं। दूसरा नंबर आया है सिंध का, सिंध दूसरे नंबर पे है बेहतरीन होने में, हालांकि वो खा पी जाते हैं, काम नहीं करवाते। KPK पहले नंबर पे है। नीयत असर करती है या नहीं करती? हालांकि गंडपुर से आप वाकिफ हैं, लेकिन इमरान खान का जादू तो बोल रहा है ना, इमरान खान की नीयत तो है ना, लोगों ने अच्छी नीयत से वोट दिए थे ना इमरान खान को, पहले नंबर पे है। और इसके अलावा बदतरीन कारकर्दगी किसकी होगी? हसीना वाजिद की, पंजाब की बदतरीन कारकर्दगी, यानी वो जो है ना आमदनी कम, अखराजात ज्यादा। 11-11 लाख का एक कैमरा आया भाई टिकटॉक के लिए, 11-11 लाख का, हर टिकटॉक के लिए अलहदा जोड़ा, हर टिकटॉक के लिए अलहदा बैग, हर टिकटॉक के लिए अलहदा सैंडल। उसकी जो आमदनी है वो कम और खर्चा ज्यादा। ये सबसे बदतरीन कारकर्दगी, इसीलिए कह रहा हूं कि भुरकस निकाल दी है फील्ड मार्शल साहब की चॉइस का, चचा और भतीजी ने जो है वो मिल के। उसके बाद जो अगली खबर है, अब राणा सनाउल्लाह साहब जो है ना वो कह रहे हैं, मैंने आपको उस दिन कहा था कि इस हुकूमत को अगर किसी चीज़ ने तबाह किया तो वो इकॉनमी होगी, वो मिशत होगी। अभी तो पाकिस्तानी जो है ना, हम सब जो है ना वो ठंडे डैश है ना, ठंडे डैश हैं, वरना हम इनको घरों से निकाल के इनके गिरबान फाड़ते, इनको सड़कों पे घसीटते। लेकिन ये इकॉनमी खुद ब खुद, राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी इमरान खान बाहर आए और चार्टर ऑफ इकॉनमी पे साइन करें। इमरान के बगैर चलाए ना मुल्क, सिर्फ इमरान अंदर है, आप सारे इकट्ठे हैं, फौज आपके साथ है, सारी सियासी जमातें इकट्ठी हैं, मौलाना बयाना आपके सारे साथ हैं, चलाएं ना। इमरान की क्या जरूरत पड़ गई है? और क्यों इमरान खान चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करे लूट के माल पे? आपने पहले माल लूट लिया और अब वो चार्टर ऑफ इकॉनमी करे? बिल्कुल ना करे, आप लोग भुगतें जो कुछ आपने किया है। उसके बाद ये अगली खबर देखें, 22 का बजट इन्होंने दिया, 23 का दिया, 24 का दिया, अब 25 को दे रहे हैं, 25 का दे रहे हैं। मुकम्मल तबाही, मुकम्मल तबाही। फिर इमरान और कितना चुप करे? इमरान को कहते हैं ना 2 साल चुप कर जाए, 3 साल चुप कर जाए, चौथा बजट दे रहे हैं और मुकम्मल तबाही। 2200 अरब का नुकसान क्यों हो गया गंदों में किसानों का? जलजला आया, सैलाब आया, आसमानी बिजली गिरी, खुदा ना खास्ता, पॉलिसियां, टिकटाकें, 2200 अरब का नुकसान कर दिया जो है ना किसानों का। अब कह रहे हैं कि इमरान खान जो है ना वो आकर वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे, चार्टर ऑफ इकॉनमी पे साइन करे। क्यों करे? पहले आपने जो कुछ किया आप भुगते उसको, क्योंकि ये लोग जो है ना, ये इंशाल्लाह बजट के बाद आप देखेंगे, आप बैठे रहें क्योंकि मैंने आपको मजीद तफसीलात बतानी है। उसके बाद जो अगली खबर है, ये मैंने आपसे पहले भी शेयर की थी, दुनिया में 2 लोगों को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई। पहले नंबर पे मीर वाइज उमर फारूक, ये मकबूजा कश्मीर के लीडर हैं, नौजवान हैं, आप जानते हैं। और दूसरे नंबर पे इमरान खान को, यानी वो उस पे इंडिया का कब्जा है और पाकिस्तान पे किसका कब्जा है? जर्नैलों का। जाहिर है पाकिस्तान पे भी कब्जा है जो नमाज नहीं पढ़ने दी गई, क्योंकि वो करबला में जो है ना इजाज़त मांगी गई थी कि हमें नमाज पढ़ने दी जाए, और नमाज पढ़ने दी गई थी, यकीन करें नमाज पढ़ने दी गई थी। हाँ, ये अलहदा बात है कि तीर अंदाज खड़े किए थे जमात के इर्द गिर्द, क्योंकि कुछ तीर आए थे, 12 नमाज पढ़ने दी गई थी। यहाँ पे मीर उमर वाइस फारूक को नहीं पढ़ने दी गई और इमरान खान को जो है ना वो ईद की नमाज। ये जो ऊपर तबाही मैंने आपके सामने बयान की, इसकी क्या वजह है? इसकी एक वजह है, सारा फोकस, सारी कंसंट्रेशन, सारी एनर्जीज, दिन रात सोचना इमरान, बस 25 करोड़ गए भाड़ में। इमरान इनके बारे में सोचता था, कभी ये सास प्रोग्राम, कभी लंगर खाने, कभी पनाह गाहें, कभी सेहत कार्ड, कभी किसान कार्ड, कभी किसानों को सब्सिडी, कभी ट्यूबवेलों पे बिजली कम कर दें, कभी टेक्सटाइल को सब्सिडी दे दें। ये सिर्फ इमरान के बारे में सोचते हैं, सिर्फ इमरान और कुछ नहीं। बहरहाल ये इन्होंने बजट पेश किए हैं और मुकम्मल मुल्क जो है वो तबाही का मंजर पेश कर रहा है। उसके बाद फौजी आए हैं ताबिश के प्रोग्राम में, ये जियो पे प्रोग्राम लगता है, तो जो है वो वहाँ पे एक फौजी कहता है, ज़रा तरबियत चेक कर लें, तरबियत मीन के
جو ہے نا وہ ان کی جو کیا کہتے ہیں اس کو ٹریننگ ہوتی ہے، تو وہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ آپ کو مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا، دانش کو آپ کو مجھ سے ڈرنا چاہیے، ہمیں اپنے فوجیوں سے ڈرنا چاہیے، خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے جو ہے نا یہ محافظ ہیں، ڈرنا چاہیے، یہ ٹریننگ کیسا ہے، فوجی نے وہاں پہ کہا ہے، بہرحال ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اور وہاں پہ جو ہے نا یہ تابش، پھر آپ تابش کو جانتے ہیں، تابش نے کہا ہے کہ میں آج فوجیوں کے درمیان میں بیٹھا ہوں، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ اپنی مرضی سے بیٹھا ہوں۔ یہ میرا خیال ہے تابش بڑوں کے انور مقصود بنے گا کہ خوشی یہ ہے کہ اپنی مرضی سے بیٹھا ہوں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، وہ اگلی خبر یہ ہے کہ سکھوں کو روک دیا ہے اس نے، سرنڈر مودی نے، اس لانتی مودی نے، اس لانتی بڈھے نے، اس لانتی چائے فروش نے، کہ سکھ نہیں جا سکتے پاکستان اپنے جو ہے وہ مذہبی رسومات پوری کرنے کے لیے۔ تو سکھ بھائیوں کو بھی چاہیے کہ ہمت کریں، بڑے بڑے آپ نے کھیس رکھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی داڑیاں، بڑی بڑی آپ کی جو ہے نا وہ سینے چوڑے ہیں، تو مہربانی کریں اپنی ریاست بنائیں، خالصتان بنائیں، تاکہ آپ اپنی مرضی کے خود مالک ہوں۔ بہرحال ہم تو کہیں گے خالصتان زندہ باد۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ عمران خان کو پیغام بھیجا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب امریکہ جا رہے ہیں تو ان کے خلاف جو ہے وہ احتجاج نہ کیا جائے، یہ پیغام عمران خان تک پہنچایا گیا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے ایک بار پھر ٹرک کی لال بتی آن کی گئی ہے، اور وہ لال بتی یہ ہے کہ 11 جون کو عمران خان کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے نا وہ لگا ہے، اس میں آپ کو ضمانت دے دی جائے گی، آپ اس احتجاج کو رکوائیں۔ یہ نئی بتی جو ہے وہ آن ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں احتجاج والی، اور اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے ویلاگ پہ۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب کا جو ہے وہ بھرکس نکال دیا حسینہ واجد نے اور اس نے لیلے نے مل کے، یہ آپ کے سامنے، کیونکہ SIFC بنائی گئی، دو جو ہے نا $100 ارب ادھر سے آ رہا ہے، $150 ارب ادھر سے آ رہا ہے، $400 ارب ادھر سے آ رہا ہے۔ لوگ جو ہے نا وہ استنجا ڈالر سے کریں گے، یعنی ڈالر سے صفائی کریں گے، لیکن وہ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ بہرحال یہ جو بھرکس نکلنا تھا یہ پاکستانی عوام کا نکل گیا۔ IG پنجاب پہنچے ہیں عید والے دن ضلع شاہ کے گھر، ضلع شاہ کی بہن کے گھر گئے، وہاں پہ جو ہے نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے، بڑا لانتیوں کی طرح چہرہ تھا IG کا، چہرے پہ پھٹکار برس رہی تھی، ہنسنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ ضلع شاہ اس کو جو ہے وہ خواب میں سونے نہیں دیتا، ضلع شاہ اس کو ہنسنے نہیں دیتا۔ تو IG صاحب ایک جو ہے نا وہ درخواست لکھیں فیلڈ مارشل صاحب کے نام، اور انہیں بھی بتائیں کہ سر مجھے ضلع شاہ جو ہے وہ سونے نہیں دیتا، کیونکہ جب پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ضلع شاہ کی تو اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس کے پھیپھڑے پھاڑے گئے ہیں، پھیپھڑے۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ بولتا تھا سلطان رائے کی طرح آگے سے بولتا، اسپیشل چائلڈ تھا، انہوں نے تشدد کیا وہ اور نعرے لگاتا، یہ اور تشدد کرتے وہ اور نعرے لگاتا، انہوں نے اس کے پھیپھڑے پھاڑ دیے، اور ٹانگوں کے درمیان جو نازک اعضاء تھے ان کو جو ہے نا سمیش کر دیا، یعنی ہماری زبان میں کہتے ہیں پھے دیتا، اس کو جو ہے نا پھے دیتا انہوں نے۔ اب IG کو نیند نہیں آتی، اب IG بھاگ بھاگ کے جاتا ہے، پچھلی عید بھی گیا، اس عید بھی گیا، لیکن ہماری اللہ پاک سے درخواست ہے کہ جن نے ضلع شاہ کے ساتھ یہ کیا، اور IG کو یہاں تو چلے، IG کو اول تو یہاں پہ کرین کے ساتھ لٹکایا جائے ٹائم آئے تو، لیکن یہاں پہ اگر یہ بچ نکلے اور یہ بچ نکلتے ہیں تو آپ نے پورا انصاف کرنا ہے IG صاحب کے ساتھ۔ اور IG صاحب میرا خیال ہے ثبوت کے طور پہ فیلڈ مارشل صاحب کو بھی بتا دیں، تازہ عمرہ کیا ہے، وہاں سے آئے ہیں، کہ ضلع شاہ مجھے سونے نہیں دیتا، اور وہ کئیوں کو نہ ضلع شاہ سونے دے گا نہ عرش شریف سونے دے گا۔ بہرحال یہ انشاءاللہ تعالی میرا رب جو ہے وہ فیصلہ کرے گا۔ سہیل وڑائچ جو ہے اس کو فضا علی نے کہا ہے کہ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو آپ صحافی ہو، اگر نہ ہوتے تو آپ لازمی جو ہے نا واش روم کے یا لیٹرین کے آپ سویپر ہوتے۔ اور کیا کمال کیا ہے فضا علی نے، یہ سارے مل کر یہ پردے کا مذاق اڑا رہے تھے بشرا بی بی کا، وہاں پہ فضا علی نے جس طرح لمبا ڈالا سہیل وڑائچ دریائی گھوڑے کو، اور وہ جو مراسی ہے جواد احمد
उसको जवाद अहमद को धोबी करार दिया और इस सेंस में करार दिया कि बंदे के पास पैसे हों तो बंदे को अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, बदबू ना आए, उसकी शक्ल अच्छी हो, क्योंकि जवाद अहमद की आजकल जो शक्ल हो गई है, जो उसके कपड़े होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि फिजा अली को बदबू आ रही थी तो उसने कह दिया। बहरहाल सुहेल वड़ाइच को कहा कि आप लोग तमाम खवातीन के वाशरूम चूँकि चेक करते हैं, देखते हैं कि खवातीन किस तरह बैठती हैं। ये वो शख्स है, इसने महक मलिक को कहा था कि मर्दों को देखकर जज्बात तो खराब होते होंगे। नेशनल टीवी में बैठ के एक ख्वाजा सरा को कह रहा है और उसने कहा जी मैं इसका क्या जवाब दूं। बहरहाल उसको जो है इसने फिजा अली ने कहा है कि आप लोग लाजमी आप जो है वो स्वीपर होते और वॉशरूम के स्वीपर होते। उसके बाद जो है वो ये मैं आपके सामने अर्ज कर चुका हूँ कि लोगों हमसे डरो, हमसे देखे ना, अब आप डरेंगे तो फिर दुश्मन भी डरेंगे। ताबिश को कहा जा रहा है कि लोगों हमसे डरो। बहरहाल जी उसके बाद आगे चलते हैं। आगे ये है कि जो है वो बैंकों में पाकिस्तानियों का पड़ा है जी 9,000 अरब। एक तो ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तानी पत्नी साथ लेके जाते हैं, जो है ना वो लोगों के काम नहीं आते और बैंकों में बैंक वालों को मुनाफा देते रहते हैं, कोई कारोबार नहीं करते। इस इक्तिसादी रिपोर्ट के मुताबिक 9,000 रुपया वो पाकिस्तानियों का बैंकों में पड़ा है। हुकूमत पता है क्या सोच रही है? हुकूमत सोच रही है कि अगर इसका 1% वो कौमी मफाद के नाम पे तकरीर की जाए, उसको इस्लामी टच दिया जाए, खिलाफ राशिदा की मिसालें दी जाएं और उन्हें कहा जाए कि 1% हम काट रहे हैं। 1% 9,000 अरब का 1% कितना बनेगा पता है आपको? 900 अरब रुपए। 900 अरब 1% काट लें जो पाकिस्तानियों के पैसे बैंकों में पड़े हैं। सुना है कहीं पे ये? कोई ऐसी नगरी, कोई ऐसी बस्ती जो आपने पैसे कमाए हों, आपकी पेंशनें पड़ी हों, बेवा खातूनों के पैसे पड़े हों, बुजुर्गों के पड़े हों, जिनको बेटे छोड़ गए, 1% उस पे नज़र है कि 1% वहाँ से काट लें। पड़े और क्या कर लेंगे आप बताएं? क्या कर लेंगे? मैं क्या कर लूँगा? हम बस, मैंने आपको ची गुएरा का क्या बताया है? इतना जलील करो, इतना जलील करो, इतना जलील करो कि जीने को नेमत समझे कि हम जी रहे हैं, हम जी रहे हैं। ये नेमत है पाकिस्तानियों, ये नेमत है कि तुम्हें जीने दिया जा रहा है। जिले शाह को तो नहीं जीने दिया गया, अर्श शरीफ को तो नहीं जीने दिया गया, साबिर शाकिर को पाकिस्तान में नहीं जीने दिया गया, मुईद पीरजादा, वजाद सईद खान, शहबाज गिल, इनको तो पाकिस्तान में नहीं जीने दिया गया, वो निकल गए। इमरान रियाज खान, तुम्हें जीने दिया जा रहा है। ची गुएरा को दाद दो जो सालों पहले बता गया था। और ये 900 अरब लेकर ये क्या करेंगे? ये 140% तनख्वाहों में इजाफा करेंगे, अरकान असम्बली की, स्पीकर की, चेयरमैन सेनेट की, दिफाई बजट बढ़ाएंगे। बहरहाल ये मुल्क जो है वो इस वक्त ये कूफे का और ये जो है वो करबला का, क्योंकि बस अगला महीना आने वाला है अहले बैत का, ये करबला का मंजर पेश कर रहा है। लेकिन प्रायोरिटी एक है, फरमाइश एक है, पूरे मुल्क को इस वक्त, पूरे मुल्क को एक हसीना वाजिद नामी मुख्यमंत्री वो कंट्रोल कर रही है। उसके इशारों पे ये मुल्क चल रहा है, उसके इशारों पे बुशरा बीबी पे तशद्दुद किया जा रहा है, उसके इशारों पे इमरान खान को ओवन में और तंदूर में बंद करके रखा गया है। एक सहाफ़ी कह रहे थे कि मैंने 8 दिन अडयाला जेल में गुजारे और उन्होंने कसम उठा के कहा कि वो जो आम कैदियों की जो बैरक थी वो इमरान खान के कमरे से 100% बेहतर थी, बड़ी हवादार थी, बड़े वहाँ पे पंखे थे, ज़बरदस्त वॉशरूम थे, थी जेल। लेकिन इमरान जिस कमरे में है उस कमरे से 100 गुना जो है वो बेहतर थी जगह जहाँ पे मैंने 10 दिन गुजारे। ये एक सहाफ़ी कह रहे थे, क्योंकि पूरी जो रियासत की कॉन्सेंट्रेशन है, जो रियासत के अदाद-ओ-शुमार हैं, जो रियासत की जमत तफरीक है, जो रियासत के मंसूबे हैं, वो है इमरान खान को अंदर रखना, वो है अपनी एक्सटेंशन, वो है अपनी नौकरी, वो है अपनी चोरी का मैंडेट, वो है चोरी की तरमीम, वो है
जो है ना जजों को मैनिपुलेट करना, जजों को मैनेज करना, इमरान खान के केसेस न लगने देना, एक केस से पहले दूसरे केस में सज़ा देना। और मैंने आपको कई दफ़ा बताया है कि अमाल का दारो मदार वो नीयतों पे होता है। और पंजाबी में आपको बताया है कि नी वसदे घर बदनीता दे, ये बदनीयत लोग हैं, ये ठग हैं, ये नौसरबाज हैं, ये अपने एक पाव के गोश्त के लिए इन्होंने पूरी भैंस का, पूरे पाकिस्तान का जो है वो जीना हराम कर रखा है, रोज़ बरोज़ कर रहे हैं। लेकिन इसका एक ही इलाज है कि जब तक इमाम खुमैनी की तरह, जिस तरह मेहराबाद एयरपोर्ट पे उनका इस्तकबाल हुआ था, यानी किताबों में लिखा हुआ है कि तकरीबन 20 लाख लोग जो है वो एयरपोर्ट पे मौजूद थे इस्तकबाल के लिए। जब तक ये नहीं होता, ये होता रहेगा। पैसे आपके हैं, टैक्स आपका है, मुल्क आपका है, ज़राअत आपकी है, लेकिन पॉलिसियाँ इनकी हैं जो आपको दिन ब दिन बर्बाद कर रही हैं। और सवाल अगर जिस दिन आपने पूछ लिया, जिस दिन आपने सवाल पूछ लिया कि 20 कनालां दी कोठी विच 5 पजारो 40 कुत्ते 25 नौकर 10 कनीज़ां कित्थों आईयां, कित्थे लगियां ये टकसालां। एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब बहादुर, वैसे तुहानू भी पता ते होना है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है क्या उखाड़ लिया है हमने। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।